नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल क्लिनिकल गुरुजी में। मैं हूं डॉक्टर आनंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरी लास्ट वीडियो और इस वीडियो में थोड़ा लगभग आई थिंक 25 to 30 डेज़ का गैप हो गया था, क्योंकि बीच में मेरे एग्ज़ाम्स थे, इसलिए उसके प्रिपरेशन के लिए कुछ मुझे गैप लेना पड़ा। और उससे पहले मैं लगातार लगभग 8-10 दिन तक मैंने वीडियो डाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। उस सारे वीडियोज़ को आप लोगों ने देखा होगा और कुछ ना कुछ उस वीडियो से जानकारी आप लोगों को मिली होगी। तो आज से लगभग हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 24 आवर में एक वीडियो, मतलब रोज़ाना एक वीडियो लगभग इसी टाइम के बीच में मैं डालने की कोशिश करूँगा। और जैसे आप लोग मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोग जैसे मुझे प्यार दे रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप लोग मुझे प्यार देते रहें और मेरे चैनल में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहें, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशंस और एक हिसाब से इनकरेजमेंट हम लोगों के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। मेडिकल वर्ड में इसमें भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टॉनिक एक नॉर्मल सलाइन ग्रुप में काम करता है और हम लोग को मोटिवेट करता है कुछ और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के लिए लेता जाए। तो आज बहुत लंबे समय के बाद गैप में निकाल रहा हूँ, तो एक छोटी सी वीडियो है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे लंग के डिफरेंट रिजर्व वॉल्यूम्स के बारे में। जैसे देखिए, कोई भी आजमा का पेशेंट होता है या कोई दमे का पेशेंट, सीओपीडी का पेशेंट या कोई भी क्रोनिक लंग डिजीज़ का कोई भी मरीज हो, तो उस पेशेंट में सांस की समस्याएं होती हैं। मगर सांस की समस्याएं टेक्निकली अगर आप लेमन किसी भी आदमी से पूछे, समझे या पूछें, तो आप लोग बोले क्या 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 सांस लेने में तकलीफ हो रही। तो एज अ डॉक्टर, एज ए मेडिकल डॉक्टर, हम लोग कैसे सांस को मेज़र करते हैं, उसके लिए डिफरेंट मशीन्स होते हैं, उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स अब यूज़ होते हैं, जो कि एक एक टर्सरी सेंटर हॉस्पिटल में भी वही यूज़ होता है। अगर आप प्राइमरी केयर फिजिशियंस के पास जाएँ, तो वो भी वही तकरीबन एपरेटस यूज़ करते हैं। और जैसे जैसे स्टैंडर्डाइज्ड हॉस्पिटल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे उसी उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे और कुछ सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स उसमें ऐड होते जाएंगे। तो सांस की जो समस्या पल्मोनोलॉजी, स्पेशली अभी का जो समय है, जिसमें विभिन्न लोगों को भड़क भड़क भांति भांति लोगों को सांस की समस्याएं हैं, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या हो रही हैं। और जैसे तो पहले इसमें कहा जाता कि सिर्फ एल्डरली को होता है, मगर ये बहुत ही क्रोनिक रूप से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और कोरोना के कारण अभी तो अ, कोई भी स्पेसिफिक डाटा नहीं आया है कि हर्ड इम्यूनिटी ही डेवलप हो गया है, क्योंकि डब्ल्यू एच ओ भी इस बात को डिनाई कर रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी एक जनरल पॉपुलेशन में, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन किसी भी पार्टिकुलर एरिया के अगर संक्रमित होते जाए और उसके बाद ठीक होते जाए, तो कॉमन मानसिकता होती है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। मगर इसको डब्ल्यूएचओ को जितने भी कम्युनिटी मेडिसिन रिलेटेड या पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट हैं, वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग इस बात पर कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी किसी पार्टिकुलर एरिया में डेवलप हो गया, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स का कोई भी जाओ, जहाँ पर वायरस का स्ट्रेन और वायरल लोड बहुत ही ज़्यादा है और संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ रही है। और कुछ प्रीवियस मंथ में आपने सुना होगा कि यूके में भी एक नया स्ट्रेन आया है। तो ठीक है, मैं टॉपिक से थोड़ा बहुत डेविएट हो रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं आज लंग के पैरामीटर के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो देखिए, लंग के डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। सुनने के लिए आप सुन लीजिए, बाद में मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक कहा जाता है, उसके बाद एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। लंग के डिफरेंट जैसे हम लोग मेज़र करते हैं स्पायरोमेट्री में या दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट में जो मेज़र होते हैं। और उसके बाद होता है रिजर्व वॉल्यूम, होता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, होता है वाइटल कैपेसिटी होती हैं। तो ऐसे डिफरेंट मेजर्स हैं जो कि लंग के स्पेसिफिकेशंस और पैथोलॉजी रिलेटेड, और इनमें इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब नॉर्मल एडुकेट अमाउंट, मतलब नॉर्मल अमाउंट इतना होना चाहिए, उससे कम हो गया तो इसमें से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें समस्याएं बढ़ रही हैं, और उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली हम लोग उसका इलाज करते हैं। तो मैं इसके डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि डिटेल में गया तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब है, देखिए, जैसे कोई भी आदमी एक लंबा सांस ले रहा है, तो एक बार में, मतलब एक ब्रेथ में वो जितना सांस ले रहा है, तो उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब उसका लंग्स कैपेसिटी, उसका लंग्स कितना एक्सपैंड हो रहा है। लंग्स मस्कुलर ऑर्गन एक्सपैंड होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है। और ये जब एक्सपैंड होता है, रिलैक्स होता है, तो इसमें आप लोगों का एक इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में, मतलब एक बार जो आप लोग इंस्पायर कर रहे हैं, तो कितना वॉल्यूम आपका वहाँ पर एकोमोडेट हो रहा है, अ, उसको इंस्पिरेशन में मेज़र करेंगे। वैसे ही एक लंबा इंस्पिरेशन लेने के बाद आप कितना मैक्सिमम एयर को थ्रो कर सकते हैं बाहर। जैसे लंबा सांस लीजिए, जैसे रामदेव
जी भी सिखाते हैं अपने योग में, जैसे लंबा सांस लेने के बाद आप कितनी सांस फेंक सकते हैं। मतलब नॉर्मल जो ब्रीदिंग साइकिल जो ह्यूमन बींग का होता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता, हम लोग सांस ले रहे होते हैं, ऑब्वियसली सांस ले रहे होते हैं। तो जैसे सांस लिया पता, मगर हम लोग इसमें कोई स्पेसिफिकली हम लोग ध्यान नहीं देते कि हम लोग सांस क्यों ले रहे हैं। मगर ब्रीदिंग साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल। मगर कोई भी आपका लंग पैथोलॉजी हो तो स्पेशली जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी केयर मेडिसिन में जो डीएम किए होते हैं, या कोई भी एक जनरल फिजिशियंस हो गया, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर ही हो गया, अगर आपके पास कोई भी लंग पैथोलॉजी या आप क्रोनिक लंग डिजीज या आजमा पेशेंट है, तो ऐसे में आपको चेक करेंगे। लंबी सांस लेने के लिए आप बोलेंगे। आप लोगों ने बहुत, आप सारों में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कोई भी डॉक्टर अगर आपको स्टेथोस्कोप चेस्ट के एंटीरियर साइड या पोस्टीरियर साइड में लगाते हैं तो बोलते हैं कि लंबा सांस लीजिए, सांस को थोड़ी देर रोक कर रखिए, उसके बाद सांस को एक्सपायर कीजिए। क्यों बोल रहा था? क्योंकि लंग जब मैक्सिमम इंक्रीज होता है तो इसमें लंग के डिफरेंट साउंड्स होते हैं, रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी में जो सुनाई देते हैं, उसमें किसी और दिन बात करेंगे। ब्रोंका हो गया, व्हीज हो गया, तो ऐसे कुछ साउंड्स होते हैं, व्हिस्लिंग साउंड सब होते हैं, क्रैकिंग साउंड्स होते हैं, पेपर को जैसे फाड़ते हैं वैसा साउंड होता है। तो वो एक नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल में पता नहीं चलता है। इसके लिए जब लंबा कोई सांस लेता है, रोक के रखता है, फेंकता है, तो जैसे मैंने आपको 5 छः टेक्निकल टर्म बताएं, जैसे रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये सब जो होते हैं, तो ये सब चीज़ें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से भी मेज़र की जाती हैं। और कैसे पेशेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब एक जैसे मान ली निमोनियम एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है 14 डेज तक, 12 डेज तक, 15 डेज तक, उसके बाद कैसे लंग का जो रिजर्व वॉल्यूम जो पहले घटा था पैथोलॉजी होने से पहले, वो पैथोलॉजी ठीक होने के बाद कैसे कैसे बढ़ रहा है, तो इसमें भी डिपेंड करता है। तो विभिन्न पैरामीटर्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने तकरीबन मोटा मोटी रूप से, डिटेल में भी नहीं गया, समझाने की भी कोशिश की। और स्पेशली अभी का जो टाइम है, कोरोना वायरस का जो टाइम है, SARS-CoV-2 का जो टाइम है, इस टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। जो भी हॉस्पिटल में जाएँ, भांति भांति लोग जब यहाँ पर आते हैं, एडमिट होते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई क्रोनिक लंग डिजीज़ के कारण जो एडमिट हुए हैं, तो इसमें जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस है या कोई भी टर्सरी केयर फिजिशियंस है, वो अगर लंग पैथोलॉजी में ये विभिन्न रिजर्व वॉल्यूम सब यहाँ पर मेज़र होते हैं, और मेज़र होने के बाद पेशेंट का कंटिन्यूसली मॉनिटर की जाती है। अगर पेशेंट वेंटिलेटर में भी चला गया, वेंटिलेटर में तो मशीन कंट्रोल्ड ब्रीदिंग होती है। अगर मान ली वो एक्सट्यूबेट हो गया, मतलब मशीन से बाहर निकल गया, तो निकलने के बाद उसका ब्रीदिंग पैटर्न कैसे चेंज होता है, उसका वॉल्यूम सब कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसमें वैसे मेज़र किया जाता है और उसका प्रोग्रेस कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो में मैंने ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश नहीं की है, मोटा मोटी रूप से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में से स्पेसिफिक कोई भी प्रोपोर्शन के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। और प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसी पसंद आ रही है। कोई भी नई टॉपिक जो आप लोग सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और उस वीडियो में आप लोगों को जो करंट सिनेरियो है उसमें भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, या कोई भी डिजीज़ के बारे में जो आप क्रोनिकल इन्फेक्टेड हो, या आप लोगों को जानकारी चाहिए उस डिजीज़ के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए अपनी तरफ से थोड़ी बहुत भी जानकारी, मेडिकल एजुकेशन आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा, मगर सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मेरी राय लेकर कोई भी मेडिसिन, वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा है, कोई मेडिसिन इधर उधर खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और उसके लिए आप लोगों को जो आपके पास लोकल लोकेलिटी में या नज़दीक के जो मतलब पास में जो अस्पताल है, वहीं पर जाके आप लोगों को उचित सलाह और एडवाइस लेनी चाहिए। सो थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। नमस्कार।